Hello, good morning to everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle Ranchi, welcomes you in this live class for the miscellaneous section in JPSC PT section. और हम लोग लगातार मिसलेनियस सेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अभी जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं वो इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं और जो सब सेक्शन इसका देख रहे हैं वो सब सेक्शन हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं और इस पर हम लोग लगातार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, साथ ही रेलिवेंट फैक्ट्स को लिख रहे हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 1992 में, 1992 में क्या हुआ। इसका पूरा नाम जो सम्मेलन हुआ कॉन्फ्रेंस, उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये पूरा नाम हुआ इसका, लेकिन ये फेमस जिस नाम से है और वह है अर्थ समिट। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, वो फेमस जिस नाम से है उसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ। प्लेस रियो डी जेनेरियो। ये पहला अर्थ समिट हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। अगर इसका आधिकारिक नाम पूछेगा, इसका आधिकारिक नाम पूछेगा तो UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका ऑफिशियल नाम है। लेकिन ये जो फेमस हुआ वो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से ये फेमस हुआ। अब देखिए, ये जो सम्मेलन हुआ उसमें तीन मुख्य बातें हुई, एक्चुअली तीन कन्वेंशन हुए, इस पर तीन मुख्य बातें हुई। इसमें यहां पर लिखेगा मेन फैक्ट्स, मुख्य तथ्य। गौर से सुनिएगा, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही है। पहला हुआ तीन बातों में, एक डायग्राम बना लीजिएगा मेन फैक्ट्स में। पहला हुआ UNFCCC, बहुत पूछता है UNFCCC क्या है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत पूछा जाता है, कब बना, क्या है। अभी कब बना तो मिल गया आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। हम लोग इसको याद रखेंगे UNFCCC। UNFCCC तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है UNCBO। UNCBO UNCBO नहीं, D। UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। UNCBD दो हो गए, सब रियो में हुआ है। तीसरा UNCCC, UNCCC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन हिंदी में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। अब देखिए, ये तीन बातें जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, UNFCCC, इसको याद रखिए, इस सबको भूल जाइए, UNCBD और UNCCC, शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा जल्दी। ये तीन बातें रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिस सम्मेलन जो 1992 में हुई, उसका अगर बात करें तो उसका आधिकारिक नाम कुछ और था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, लेकिन कॉमन नाम हो गया अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। वहां पर तीन मैकेनिज्म बने, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है UNFCCC। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपसे अगर यह पूछे कि UNFCCC कब बना, किस सम्मेलन में निर्णय लिया गया, तो यह निर्णय लिया गया 1992 में। अभी देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। अब आइए इसके डिटेल पर, चार्ट से बाहर निकलिएगा, डिटेल जाइए UNFCCC,
इसका डिटेल में देखिए। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? एम इस संस्था का उद्देश्य है वैश्विक तापमान से निपटना, टू सॉल्व द ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, से निपटना, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, टू रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और इसके लिए मनुष्य की गतिविधि को नियंत्रित करना, एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू बी कंट्रोल, मनुष्य की गतिविधि को नियंत्रित करना, वैश्विक तापमान से निपटना, टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना। यह UNFCCC का काम है। अब ये कब से लागू है? इफेक्टिव निर्णय तो हो गया था 92 में, 1994 से यह संधि लागू है, 94 से। और देश जो इसमें अपना पुष्टि किए हैं, शामिल हैं, वो 197 देश, 197 197 देश इस पे हैं, साइन किए। इसका फर्स्ट समिट, पहला सम्मेलन UNFCCC का 1995 में बर्लिन में हुआ। एट बर्लिन, ठीक है, एट बर्लिन। देखिए, ये जो शुरू हुआ, ये संधि गैर बाध्यकारी है। मतलब यह सदस्य को मानना अनिवार्य नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल। ये गैर बाध्यकारी है, नॉन इन्फोर्सेबल है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन एक परिवर्तन क्या हुआ, इसी के अधीन, UNFCCC के अधीन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC ने ऑर्गेनाइज किया, UNFCCC। और क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है, फोर्सफुल। उसमें कोई बच नहीं सकता कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन UNFCCC गैर बाध्यकारी समझौता है, जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में कॉन्सेप्ट आया, 94 में लागू हुआ, पहली मीटिंग 95 में हुई। UNFCCC। अभी हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल पर आएंगे, उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि ये जो
ब्राजील का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ, उसके कुछ अन्य बिंदु, रियो सम्मेलन के अन्य बिंदु, रियो सम्मेलन के अन्य बिंदु, अदर पॉइंट्स ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस जो 1992 में हुआ, 92 में, अदर पॉइंट्स ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस। देखिए आज भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 कब आया, किस सम्मेलन में आया? एजेंडा 21 1992 के पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आया। यह किससे संबंधित है? यह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। यह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है और यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की यह नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है, गैर बाध्यकारी कार्य योजना है, यूएन की गैर बाध्यकारी कार्य योजना। नॉन बाइंडिंग यानी ये मानना फिर आवश्यक नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन, एजेंडा 21 कब स्वीकृत किया गया? 1992 में। कहां पर? रियो डी जेनेरियो। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 यूएन के अंतर्गत एक नॉन बाइंडिंग वर्किंग प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। अब आइए दूसरा, पर्यावरण और विकास पर। दूसरा जो यहां पर हुआ, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र। इसका इंग्लिश है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या तैयार हुआ गया? यह एक संक्षिप्त दस्तावेज था। इसमें 27 सिद्धांत हैं, 27 प्रिंसिपल्स, 27 जो सतत विकास से संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ गए? सतत विकास। एक अलग से प्रस्ताव आया, थर्ड, वह है वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल। वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, सब रियो में आया। फॉरेस्ट प्रिंसिपल, वन सिद्धांत क्या है? यह भी गैर बाध्यकारी है, नॉन बाइंडिंग, गैर बाध्यकारी, नॉन बाइंडिंग, जिसमें वन के सतत विकास और संरक्षण पर जोर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वन के सतत विकास एवं संरक्षण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स कंजर्वेशन। तो रियो में जो सबसे ज्यादा याद रखने वाला है एजेंडा 21।
एजेंडा 21 और यूएनएफसीसी, इसको एकदम याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और को देखेंगे, एक और को देखेंगे, 3 कॉन्वेंशन में एक कॉन्वेंशन और था, UNCCD, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। इसका फैक्ट देखिए, ये 1994 में स्वीकृत हुआ, एक्सेप्टेड। प्रपोजल रखा गया था 92 में, स्वीकृत हुआ 94 में, और प्रभावी हुआ, लागू हुआ 1996 से, इफेक्टिव फ्रॉम 96। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका एक प्रोविजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोविजन क्या है? मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट। इसका मेन पॉइंट क्या है? यह एकमात्र बाध्यकारी समझौता है। इट इज ओनली वन बाइंडिंग एग्रीमेंट। बाध्यकारी किस चीज के लिए? एक बाध्यकारी समझौता है जो मरुस्थलीकरण की समस्या से संबंधित है, रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण की समस्या से संबंधित है। दुनिया का एकमात्र बाध्यकारी समझौता जो मरुस्थलीकरण से संबंधित है, डिजर्टिफिकेशन से, वो है UNCCD। ये संकल्पना, ये कन्वेंशन 1992 के रियो सम्मेलन में हुआ था। अब देखिए, इसमें टोटल 197 देश हैं, टोटल 197 कंट्रीज। इसमें इसका कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी जो संधि किए हुए उन राष्ट्रों का सम्मेलन, उसको बोल देते हैं कॉप। इसका जो कॉप है, संबंधित पार्टियों का सम्मेलन, वो हर दूसरे वर्ष होता है, एवरी अल्टरनेट ईयर, हर दूसरे वर्ष, एवरी अल्टरनेट ईयर इसकी मीटिंग होती है। अब देखिए, भारत चर्चा में आया और इसी वजह से ये संस्था चर्चा में आई और हमारे करंट के दायरे में है ये जेपीएससी के लिए, कि दिसंबर 2019 क्या हुआ? दिसंबर 2019 में ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, कॉन्वेंशन एट न्यू दिल्ली, दिसंबर 2019 में न्यू दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ और यहां पर साइन किया गया एक डिक्लेरेशन जिसको कहा गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, नई दिल्ली घोषणा, नई दिल्ली घोषणा।
जिसका विषय है पहले इंग्लिश में इन्वेस्टिंग इन लैंड, इन्वेस्टिंग इन लैंड, investing in land and unlocking opportunity, and unlocking opportunities। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमि में निवेश, भूमि में निवेश करना और अवसरों को खोलना, करना एवं अवसरों को खोलना। ओपन द अपॉर्चुनिटीज, भूमि में निवेश और अवसरों को खोलना। अब देखिए, तो ये इसलिए चर्चा में आ गया और इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। यूएनसीसीडी चूंकि भारत में मीटिंग हुई, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है UNFCCC। यहां क्लियर हो गया। अब रियो सम्मेलन के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे डिस्कशन में, सारे कॉन्फ्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। तो उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, विस्तार से देखेंगे और चलेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। पहले बेसिक फैक्ट को देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। बेसिक फैक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का बेसिक फैक्ट का बात करें तो ये 1911 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997 को यह क्योटो में स्वीकार किया गया। आप जानते हैं कि क्योटो जापान में स्वीकार किया गया। लेकिन यह प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ, इफेक्टिव हुआ है। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से 16 फरवरी 2005 से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। अब यह खास बिंदु इसका क्या है, मेन पॉइंट्स। इसके मेन पॉइंट्स ये हैं। इसके पहले कि आप लिखें, कुछ चर्चा कर देते हैं कि इसमें मुख्य बात क्या है। देखिए, इसमें यह प्रतिबंध लगाया गया है सभी देशों पर, यह बंधन लगाया गया है कि अपने जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कटौती करें। पीरियड भी दिया गया 2008 से 12 के बीच में। और सबसे बड़ी बात है इस प्रोटोकॉल में कि यह बाइंडिंग है, बाध्यकारी है। ये यूएन, देखिए यूएन, अभी आपने देखा यूएन
UNFCCC, ये गैर बाध्यकारी है, लेकिन इसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग है, यानी आपको फॉलो करना होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। राष्ट्रों को कहा गया कि 2008 से 2012 के बीच में, 2008 से 12 के बीच में अपने ग्रीन हाउस गैसेस में आप कटौती कीजिए, ठीक है। लेकिन अब आइए कि किन राष्ट्रों को कहा गया। क्या भारत पर भी प्रतिबद्धता लागू हुई? नहीं। विकसित देश, यूरोपीय देश, इन पर यह लागू है। तो उसका डिटेल में अभी आते हैं। पहले तो यह जान जाइए कि इसके मुख्य बिंदु 2-4 लिखते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। तो मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, मेन पॉइंट नंबर 1, या UNFCCC के अधीन, इट इज अंडर UNFCCC। UNFCCC के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है, इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट, जो ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू reducement in greenhouse gases, an international binding treaty which is related to reducement in greenhouse gases. अब आइए पॉइंट नंबर 2, इसमें कटौती के 2 चरण थे। 2 चरण, 2 स्टेजेस ऑफ द रिड्यूसमेंट। ए 2008 से 12 और फिर बी 2013 से 20। ये बाद में बढ़ाया गया। पहले तो एक ही चरण सोचा गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या कटौती करना है। अब आइए पॉइंट नंबर 3, किन पर यह लागू है। सत्ताईस औद्योगिकीकृत देश एवं यूरोपीय देश, पर यह लागू था। इसको बोलते हैं एनेक्स 1। अभी बताएंगे कि एनेक्स 1 क्या है। एनेक्स 1 देशों पर लागू, अभी थोड़ी देर में बताते हैं एनेक्स 1 क्या है। एनेक्स 1 देशों पर लागू, जिनको उन्नीस सौ 1990 के स्तर में
1990 के स्तर में जो उनके यहां ग्रीन हाउस गैसों का स्तर था 90 में, ठीक है, उसको 5 वर्ष की अवधि में, 5 वर्षों की अवधि में, 2008 से 12, 5 वर्ष, 5 वर्ष की अवधि में औसतन 5% कमी करना। सब मिला करके, सब पर अलग अलग है, अमेरिका पर अलग था, कनाडा पर अलग था, एवरेज 5% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना था 27 औद्योगिकृत देश और यूरोपियन को। किस स्तर में? जो 90 में था कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का। अब देखिए, यहां पर नोट लिख दीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना करें। नोट, अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिबद्धता थी। डिफरेंट कंट्रीज हैज डिफरेंट कमिटमेंट्स। अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रतिबद्धता थी। जैसे यूरोपियन यूनियन को, यूरोपीय संघ को 8% कम करना और यूएसए को 7% कम करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी था, बाइंडिंग, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करना लक्ष्य था। क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी ने ऑर्गेनाइज किया था 97 में और यह 2005 में लागू हुआ। इन 2005 इट वाज इनफोर्सेबल। अब देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल कितने गैसों पर लागू होता है, कितने ग्रीन हाउस गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल में के अंतर्गत लाया गया। तो अगला बिंदु हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, यानी इन गैसों में कटौती करना। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल गैस, यानी अगर आपसे यह पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किन गैसों की कमी को लक्ष्य रखा गया, तो ये 6 गैसों पर लागू होता है। 6। ये 6 गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, 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 परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब देखिए, तो ये 6 गैसों को कम करना था। अब क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया कि जितने मेंबर कंट्री हैं उन सब का 3 कैटेगरी बनाया।
और ये किस पर लागू होगा? सदस्य देशों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज। ये कॉन्सेप्चुअल है, जरा गौर से सुनिएगा। सदस्य देशों का वर्गीकरण 3 प्रकार के वर्ग में बांटे गए मेंबर कंट्रीज। तीनों का नाम क्या है? पहला है एनेक्स 1 कंट्रीज, एनेक्स 1। दूसरा है एनेक्स 2, एनेक्स 2। एनेक्स 2 और तीसरा है नॉन एनेक्स ग्रुप, नॉन एनेक्स ग्रुप। हिंदी में भी एनेक्स ही लिखिएगा। अब ये कैसा समूह है? अब क्योटो प्रोटोकॉल कैसे लागू है? एनेक्स 1, एनेक्स 1 में कौन देश हैं? औद्योगिकृत इंडस्ट्रियलाइज प्लस विकसित, इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड। ऐसे देश जो 1992 के एक संगठन है OECD, उसके सदस्य हैं। वो देश जो OECD के सदस्य हैं, इसका फुल फॉर्म है OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो देश OECD के सदस्य देश हैं, इसमें विकसित देश ही शामिल है, वो सारे देश एनेक्स 1 में आएंगे। ठीक है, सारे देश एनेक्स 1 में आएंगे। इसमें OECD में औद्योगिकृत और विकसित देश ही हैं, वो आएंगे। प्लस इनमें कौन आएगा? प्लस इनमें आएगा संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था, ट्रांजिटरी इकोनॉमी, EIT, इकोनॉमी इन इंटरनेशनल ट्रांजिशन। संक्रमणकालीन मतलब वो देश जो लगभग विकासशील से विकसित देश में पहुंच गए, जैसे इसमें कहा गया रूस, रसिया, बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक राज्य, प्लस कई सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपीय कंट्री, कई पूर्वी और मध्य जैसे स्लोवानिया, रोमानिया, केंद्रीय और पूर्वी देश स्लोवानिया, रोमानिया, ये आएंगे एनेक्स 1 में। तो एनेक्स 1 में OECD के कंट्रीज आएंगे जो 1992 में बना, और इसमें विकसित और विकासशील देश
प्लस संक्रमणकालीन द ट्रांजिटरी इकोनॉमी, इसमें आएंगे। अब आइए NX2। NX2 में कौन आएगा? NX2 के अंतर्गत वो देश आएंगे जो OECD के तो सदस्य हैं, ठीक है, और NX1 के भी सदस्य हैं, मेंबर ऑफ NX1 के भी सदस्य हैं। लेकिन संक्रमणकालीन सदस्य नहीं आएंगे। EIT कंट्रीज इसमें नहीं आएंगे, केवल NX1 के वो सदस्य आएंगे जो OECD के मेंबर हैं। और यही देश विकासशील देशों को, डेवलपिंग कंट्री को, विकासशील देशों को पर्यावरण तकनीक और सहायता देते, इन्वायरमेंटल टेक्निक एंड हेल्प देते, पर्यावरण तकनीक और सहायता देते यही देश। अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आते हैं और आप कितना सवाल का जवाब देंगे। NX1 और NX2 में क्या अंतर आ गया? NX1 NX2 में अंतर केवल इतना आया कि इसमें संक्रमणकालीन सदस्य नहीं होंगे, ट्रांजिशनल। दूसरा, NX2 के कंट्री ही डेवलपिंग कंट्री को टेक्निक देते हैं। अब आइए नॉन NX ग्रुप में कौन है? नॉन NX ग्रुप में विकासशील देश आते हैं, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश आते हैं, जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। मोस्ट अफेक्टेड। अगर आप समझ गए होंगे NX3 में डेवलपिंग कंट्री आएंगे और जिन पर पर्यावरण परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव, तो अब अगर आप समझे होंगे, मैं तब समझूंगा कि आप समझ गए जब आप बताइए कि भारत किस में होगा। भारत NX1 में होगा, NX2 में होगा कि NX3 में होगा? नॉन NX में होगा, नॉन NX में होगा। भारत किस में होगा? भारत किस में होगा? एनीबॉडी कैन आंसर? तब मैं समझूंगा कि आप समझ गए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बढ़ते हैं कि यहां पे इमिशन उत्सर्जन कटौती के लिए चलिए, आपने सही जवाब दिया कि नॉन NX होगा। भारत डेवलपिंग कंट्री,
भारत जैसे विकासशील देश जिसमें चाइना भी शामिल है, उन पर क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कटौती नहीं करना है। इन पर कोई बाध्यता नहीं लागू की गई है, क्योंकि ये विकासशील हैं, इनके यहां जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, तो विकसित देश इनको मदद करेंगे। विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज वुड हेल्प हिम। इसलिए भारत जैसे देश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आइए, गैस का इमिशन कम हो, इसके लिए कई स्ट्रेटजी बनाई गई, कई स्ट्रेटजी फॉर रिडक्शन ऑफ गैसेस। अब देखिए, इसमें एक आता है कार्बन क्रेडिट। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? आप मोबाइल में देखते हैं कि क्रेडिट अर्जित करो, फिर रिडीम करो क्रेडिट को। मोबाइल रिचार्ज में 5 पॉइंट क्रेडिट हो गया, तो रिचार्ज कराने जाएंगे तो 5 रुपया उसमें माइनस हो जाएगा। ये कार्बन क्रेडिट की देखिए, पहला प्रश्न मैं जिस तरफ आपको ले जा रहा हूं उसमें सारे पहलू शामिल हैं, लेकिन एग्जाम का हर क्वेश्चन कठिन नहीं होता। पहला सवाल तो हमको यही पूछेगा, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन में आई या किस प्रोटोकॉल में आई? कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में आई। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में आई। अब दूसरा सवाल, ये कार्बन क्रेडिट है क्या? कार्बन क्रेडिट एक तरह से रिवार्ड है या सर्टिफिकेट है? ये एक सर्टिफिकेट है, ये एक सर्टिफिकेट है जो कंपनियां कम ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करेंगी, जितना कम उत्सर्जित करेंगी उतना उनको कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। एक यूनिट, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक यूनिट कार्बन क्रेडिट का मतलब है, एक यूनिट कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। एक यूनिट कार्बन क्रेडिट का मतलब है, मतलब अगर आपने अपने फैक्ट्री में, कंपनी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया है, तो आपको एक पुरस्कार है कि आप दूसरे देशों को अपना क्रेडिट बेच सकते। मतलब दूसरे देशों को बेच सकते हैं, मतलब प्रदूषण फैलाने वाली और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाली इकाइयों का आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लो बेच सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में तो मनाही की गई है, लेकिन चूंकि आपने क्रेडिट अर्जित किया है
तो आप उतना कार्बन बेच सकते हैं। कार्बन बेचने का मतलब है मुनाफा खूब होगा, क्योंकि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, तो आपको रिवार्ड है कि आप कार्बन क्रेडिट ले लीजिए और दूसरे देशों को से व्यापार में उसका फायदा उठाइए, फायदा उठाइए। इससे क्या होगा? इससे तो आपको लगेगा कि अरे इससे तो और प्रदूषण बढ़ेगा। नहीं नहीं, इससे प्रदूषण कैसे बढ़ेगा? जितना कम वो कंपनी कार्बन उत्सर्जित करेगी, उतना ही उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। इसलिए हर कंपनी चाहेगी कि कम से कम वो उत्सर्जन करे। तो विकासशील देशों में अगर वो ट्रांसफर करते हैं तो वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। हां, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा जरूर, लेकिन विकासशील देशों को डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री भी चाहिए। तो वहां एक तरफ कार्बन भी जाएगा और दूसरी तरफ ऐसा टेक्निक भी जाएगा जिससे कि गैसों का इमिशन कम हो। यह सोचा गया कार्बन क्रेडिट में। इज इट क्लियर टू यू? कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है। जिस कंपनी को यह मिलता है और जितना पॉइंट मिलता है, यूनिट, उतना उसको मंजूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो बेच सकता है। इसी तरह से सीडीएम आया तो कार्बन क्रेडिट में लिखेगा कि यह एक सर्टिफिकेट है, इट इज अ सर्टिफिकेट, जो उन कंपनियों को दिया जाता, दैट इज गिवन टू दोज कंपनी जिन्होंने निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन किया है ग्रीन हाउस गैसों का। हु हैज स्पेंड लेस ग्रीन हाउस गैस ऑफ द फिक्स्ड कोटा, जिन्होंने निर्धारित सीमा से कम ग्रीन हाउस गैसों को खर्च किया है। एक यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड, एक यूनिट कार्बन क्रेडिट, एक यूनिट कार्बन क्रेडिट में एक टन कार्बन डाइऑक्साइड आता है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर आप एक यूनिट कार्बन क्रेडिट मिले हैं या आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी किए हैं, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी किए हैं, तो आपको 1 यूनिट मिलेगा और 1 यूनिट भी मिल गया तो आप उसको बेच दीजिए। अब आइए, एक है इसी के अंतर्गत सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र,
ठीक है, इसमें क्या है, क्या होता है, सो देखिए, विकसित देश की कंपनी, विकसित देश की कंपनी, डेवलप्ड कंट्रीज कंपनीज, विकासशील देश में, विकासशील देश में उन कंपनियों में निवेश करती है, इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज, इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जो कम गैस का उत्सर्जन करती है, कम गैस का उत्सर्जन करती है, लेस ग्रीन हाउस गैसेस, कम गैस मतलब ग्रीन हाउस, उसमें पूंजी लगाती है, बढ़ावा देती है, तो इसको क्रेडिट भी मिलता है, इसको कार्बन क्रेडिट भी मिलता है। ये पूंजी लगाती है, इसके पूंजी के कारण वहां गैस कम निकला, इसलिए इसको, तो इससे कंपनियों को प्रोत्साहन होता है कि हम कम गैस इमिशन वाले कंपनियों में या विकासशील देशों में निवेश करें, जिससे हमको कार्बन क्रेडिट मिलेगा और हमको उतना मुनाफा होगा। सीडीएम के अंतर्गत विकसित देश की कंपनियां विकासशील देशों में निवेश करती है और कार्बन क्रेडिट प्राप्त करती है, क्योंकि कम ग्रीन हाउस गैसेस वहां से उत्सर्जन हुए। क्लियर? तो आपने देखा क्योटो प्रोटोकॉल, भारत में 2003 में सीडीएम तकनीक विकसित किया गया, 2003 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भारत में 2003 में विकसित किया गया, और यह काम कर रहा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत संरचना में, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा में यह काम कर रहा है। एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है, यहां पर लिखेगा तथ्य, तथ्य, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना विश्व में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाली पहली रेल परियोजना है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विश्व में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाली पहली रेल परियोजना, कोई पहली रेल परियोजना जो कार्बन क्रेडिट अर्जित की। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद कई सम्मेलन हुए कि क्योटो में जो निर्णय लिए गए उसको कब बढ़ाया जाए। 2012 तक ही वैलिड था। अभी आपने लिख लिया कि 13 से 20 इतना आसानी से नहीं हुआ, बाद में हुआ। इसके लिए कहां कहां सम्मेलन हुए, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कहां कहां आगे सम्मेलन हुए, बाली एक्शन प्लान क्या है, दोहा क्लाइमेट गेटवे क्या है, सब हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बताइए कि जितना बताएं उसमें कोई प्रॉब्लम। पेरिस समझौता भी देखेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो अब तक बताए, तो अब तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योटो सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था।
चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल ईद की वजह से क्लास सस्पेंड रहेगी, फिर परसों ये क्लास, सैटरडे को ये क्लास होगी। और आप सबको हैप्पी ईद।